अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने लेक्चर का आगाज़ एक हम्दिया शेर से करूँगी। खताएं देखता भी है अताएं कम नहीं करता, खताएं देखता भी है अताएं कम नहीं करता, समझ में ये नहीं आता वो इतना मेहरबां क्यों है। क्योंकि मेरा मौजूद सुखन अफसाना निगारी है और हमने आज प्रेमचंद के अहम अफसानों का फिक्री व फनी तज्जिया आप लोगों के सामने पेश करना है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरे तमाम लेक्चर्स जो हैं मनोइन पहुंच सकें। और इसके साथ साथ जो मालूमात अहम मालूमात हैं या पीपीएससी के हवाले से अहम सवालात हैं जिनके बारे में हम बहस कर रहे हैं या जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये वो तमाम सवालात हैं जो आपसे उर्दू लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके इंटरव्यू को भी कामयाब करें और इंटरव्यू के हवाले से भी अहम सवालात जो हैं वो आपके सामने पेश किए जा सकें। तो आज जो है मैं आपके सामने प्रेमचंद के 3 अफसानों का फिक्री और फनी जायजा, उनके अहम किरदार, उनके खुलासे वगैरह को आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला अफसाना जो है वो प्रेमचंद का अफसाना बल्कि उर्दू अदब का नुमाइंदा अफसाना कफन है। ये प्रेमचंद का अफसाना है। कफन प्रेमचंद का ही नहीं बल्कि उर्दू का एक बेहतरीन अफसाना है। ये 2 बाप बेटों की कहानी है जिनकी बहू जो है वो जिचगी के अमल में मर गई है और लाश के लिए कफन नहीं। दोनों बाप बेटे काम चोर हैं तो इसीलिए कोई भी इनकी मदद के लिए तैयार नहीं, लेकिन बिल आखिर इंसानी हमदर्दी के नाते कफन के पैसे जो हैं वो जमा हो जाते हैं। तो इसके अहम किरदारों में घैसू और माधु हैं। घैसू जो है ये बाप का किरदार है और माधु बेटे का किरदार है। इसकी बीवी का नाम जो है, माधु की बीवी का नाम बधिया है जो कि उम्मीद से है। प्रेमचंद का ये अफसाना अपने अंदर मुख्तलिफ जिंदगी की तल्ख हकीकतों का बयान लिए नजर आता है। प्रेमचंद का ये अफसाना निहायत ही फिक्र अंगेज और दर्द अंगेज अफसाना है। इसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि कोई भी रजील शख्स अपनी कभी आदतों को इख्तियार किए रखने के लिए बेगैरती और ढिठाई की किसी हद तक गहरी खाई में जा गिरता है। अफसाने की कहानी कुछ यूं है कि घैसू और माधु दोनों बाप बेटा हैं और दोनों शराब के जबरदस्त रसिया हैं। वो शराब के हसूल के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हैं। तो अपनी बीवी के पास यानी ये कम ही वापस आते हैं और वो जो है झोंपड़ी में इनका इंतजार करती रहती है, लेकिन ये दोनों जो है ये खेतों से आलू चुरा चुरा कर उन्हें आग पर भून भून कर खाते रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते। और बीवी चूंकि उम्मीद से है, बीवी को ये तड़पता छोड़ देते हैं। जब इनके पास कफन के पैसे नहीं होते और लोग हमदर्दी की बिना पर इन्हें कफन के पैसे भी दे देते हैं, तो ये उन कफन के पैसों को लेकर निकलते हैं और जहन में सोच है कि हम कफन लेंगे, लेकिन शराब खाने में जाते हैं और सारे पैसे खर्च कर डालते हैं। इस कफन की रकम से शराब पीने लगते हैं और बदमस्ती के आलम में एक दूसरे से बहक बहक कर कहते हैं कि कितनी आला शराब मुयस्सर आई है। प्रेमचंद ने निहायत नफीस अंदाज से समाज के इन चंद बद किरदार लोगों की अक्कासी की है जो कमाल बेइज्जती से मकरूह तरीन काम करते रहते हैं और इन्हें अपने शर्मनाक किरदार पर कोई आर महसूस नहीं होती। दुनिया जहाँ नेक लोगों से मुज़य्यन है, वहाँ इस किस्म के नासूर भी मौजूद हैं जो ना तो अपने फराइज जानते हैं और ना ही किसी के हकूक की अहमियत को समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की तस्कीन के दर पे रहते हैं। क्योंकि इसमें हकीकत की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी की गई है कि मुआशरे में कुछ किरदार हैं जो बुराइयों से लबालब भरे हुए हैं और उन्हें इस बात का कोई गम नहीं कि उनकी बीवी जो है वो उनके बच्चे को पैदा करते हुए मर चली है। और आखिर मुर्दे के कफन पर पैसा जाया करने की बजाय मजलूम इंसानों को
जो पहले मजलूम नजर आते हैं हमें कि भूख के मारे वो चोरी कर रहे हैं, मजलूम इंसानों को जिनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, वो इस रकम से 2 लम्हे निशात और खुशबख्ती के मुयस्सर आ जाएं तो उनके नजदीक क्या कफन देने से ये बेहतरीन काम नहीं है कि हम एक काबिल रहम लोग हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और वो कफन के पैसों से शराब पी रहे हैं, जबकि उनकी बीवी जो है वो मर चुकी है और उसे कफन के लिए कपड़ा भी मुयस्सर नहीं। तो इसी वजह से ये आपका नुमाइंदा अफसाना कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान को बतौर एक जानवर के तौर पर पेश किया नजर आता है। हमारे सामने इंसान जो है। आपका दूसरा अफसाना है सवा सेर गेहूं। तो प्रेमचंद ने अपने अफसाने सवा सेर गेहूं में इस दौर के मुआशरती रवैयों को तंज का निशाना बनाया है कि लोग किस तरह सीधे साधे किसानों को लूट कर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। अफसाना दर हकीकत हिंदुआना जहनियत के पस मंजर में लिखा गया है, जिसमें एक पुरोहित है जो सीधे साधे शंकर नामी कोरी किसान को सवा सेर गेहूं का हिसाब चुकाने के लिए अपनी कैद में कर लेता है। अफसाने का आगाज शंकर की कनात पसंदी और सादगी से होता है। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें एक महात्मा नजर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीर होते हैं, उनके यहाँ पंडित होते हैं, तो वो पंडित हमें नजर आते हैं जिनका रूप अजीब सा दिखाया जाता है और जो कि वो लजीज ग़िज़ाएं खाते हैं। शंकर तो एक किसान है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, तो वो जाकर पुरोहित से उधार गेहूं ले आता है सवा सेर, और रात को ही महात्मा को ये खाना खिलाया जाता है और सुबह जो है वो महात्मा इन्हें दुआ देकर चला जाता है। लेकिन 7 सालों में जिस पुरोहित से उन्होंने गेहूं उधार लिए हैं वो महाजन बन जाते हैं और शंकर की तरक्की इतनी होती है कि वो किसान से मजदूर हो जाता है। 7 साल बाद पुरोहित ने शंकर को कहा है कि कल आके अपने बैंक का हिसाब कर लो कि तुम्हारे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी है और देने के नाम ही तुम नहीं लेते हो। शंकर ताजुब से कहता है कि मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे। पुरोहित जी जो है वो कहते हैं कि सवा सेर गेहूं तुमने 7 साल पहले लिए थे और अब उस पर सूद जो है वो लगता रहा है, तो वो अब 5 मन बन गया है। इस तरह शंकर जो है वो काम काज करके जान छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी जान नहीं छूटती और फिर पंडित जी के यहाँ ही 20 बरस तक गुलामी करता रहता है और बिलाखिर मर जाता है। शंकर का बेटा जो है वो अब नौजवान हो चुका है, तो वो आज तक उसी सवा सेर गेहूं की वजह से पंडित के यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह है कि उसने पहले तो सवा सेर गेहूं को लेने का नाम नहीं लिया और फिर जब 7 साल गुजर गए हैं, बात भूल चुका है शंकर, उसकी रात की जिंदगी बेहतरीन अंदाज में चल रही होती है, लेकिन अपने लिए गए उधार को वो भूल जाता है, तो सूद की वजह से ज्यादा हो जाता है। उसकी वफात के बाद उसका बेटा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये भी मुआशरती अक्कासी है और गुर्बत में अफलास ज़दा लोगों की जो है तस्वीर हमारे सामने बयान कर रहे हैं प्रेमचंद। इनका तीसरा अहम अफसाना जो है वो पोस की रात है और इसका मौजू सुखन जो है या जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो भी एक किसान की जिंदगी है, जो एक किसान की जिंदगी मुश्किलात से दो चार होती है। पोस की रात में 4 किरदार हैं। अहम किरदार हल्कू है जो एक किसान है। ये शहना नामी जमीन के मालिक की जमीन काश करता है। हल्कू की बीवी मुन्नी का अहम किरदार है। इसके साथ साथ मुन्नी और हल्कू का एक कुत्ता है जिसका नाम जबरा है। अफसाने का खुलासा कुछ यूं है कि शहना अपनी जमीन का लगान लेने हल्कू के घर आने वाला है। हल्कू के पास सिर्फ 3 रुपए हैं जो उसकी बीवी ने जमा करके सिर्फ सर्दियों के लिए कंबल खरीदने के लिए अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम सर पे आ रहा है और हल्कू को खेतों की रखवाली करते हुए सर्दी से बचने के लिए एक कंबल दरकार होता है। लेकिन हल्कू की जिद के सामने मजबूर होकर हल्कू की बीवी मुन्नी वो पैसे लगान के लिए दे देती है। सर्दियों की यख बस्ता रात में हल्कू अपने कुत्ते और पतली सी चादर के साथ खेतों की रखवाली के लिए जाता है, लेकिन वहां पर शदीद ठंड के एहसास ने उसकी कुव्वत को खत्म कर दिया है और वो अपने कुत्ते को गोद में ले लेता है
اور اس سے حرارت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھ لکڑیوں کی مدد سے وہ آگ جلاتا ہے اور اس آگ کی تپش سے اسے اتنا سکون پہنچتا ہے کہ ہلکو وہیں بے دم ہو کر سو جاتا ہے اور وحشی جانور اس کے کھیت کو اجاڑ دیتے ہیں۔ جب صبح اس کی بیوی کھیت میں آتی ہے تو آخری منظر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہلکو سویا ہوا ہے اور اس کا کتا جبرا جو ہے وہ ان وحشی جانوروں سے لڑتا ہوا اسے اپنے کھیت سے بھگاتا ہوا بے جان پڑا ہے۔ منی اس سے کہہ رہی ہے کہ آج سوتے ہی رہو گے۔ اس آواز کے ساتھ ہلکو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ سارا کھیت اجڑ گیا ہے اور اس کی بیوی فکر مند ہے۔ تو ہلکو کو سردی کی یخ بستہ رات کی یاد آتی ہے اور وہ بے بسی سے کہتا ہے کہ اس ٹھنڈ میں سونا تو نہیں پڑے گا، یعنی اسے کھیت کی بربادی کا غم نہیں ہے۔ غربت کا ایک نقشہ ہے کہ اس یخ بستہ رات میں وہ یاد ہی اس کے لیے موت کے قریب نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر پریم چند بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہلکو مفلس تو تھا مگر کسان جو ہے پوسٹ قرات میں اس طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی مفلسی کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلط سماجی روایات کے شکنجے میں اپنے آپ کو اس قدر جکڑ لیتے ہیں کہ خود ہی اپنے استحصال کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس افسانے کا کردار ہلکو ان جکڑ بندیوں کا شکار ہو کر غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں نظر آتا ہے۔ ہلکو مفلس تو تھا مگر کسان کا بیٹا ہے جو کہ کھیتی باڑی چھوڑنے اور مزدوری کرنے کو اپنے لیے توہین سمجھتا ہے کیونکہ جاگیرداری نظام میں مزدوری کرنا توہین خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی جو غربت کا ذمہ دار ہے وہ کسان خود نظر آ رہا ہے کیونکہ افسانے کے آخر میں ہلکو کی بیوی منی کہتی ہے کہ تم کھیتی باڑی کو چھوڑ کر مزدوری کر لو، تو اس بات کے لیے ہلکو جو ہے وہ راضی نہیں ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ چیز تو ایک غلط ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر مختلف سماجی روایات نظر آتی ہیں جو انسان کو جکڑے ہوئے ہیں اور انسان کو بالکل وہ اپنے شکنجے میں ایسے کس کے رکھتے ہیں کہ انسان ان سے پردہ نہیں کر سکتا، انہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ پریم چند کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کی حقیقتوں کو اور کسان کی زندگی کو بطور کردار اپنے افسانے میں جگہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے افسانے جو ہیں وہ بہترین حقیقتیں آشکار کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے سعادت حسن منٹو اور ان کے اہم افسانوں کا فکری اور فنی تجزیہ پیش کروں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔